इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहीं पर भी मोदी जी पिछड़े वर्ग नहीं, सरासर झूठ बोलते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग हूं। 41,30,136 मंदिर है पूरे देश में, 317 मिलियन प्रतिदिन की कमाई इतने से हो रही है। मंदिरों में आरक्षण होना चाहिए, 50-52%, जो भी 52% पिछड़े पुजारी होने चाहिए। 1,71,00,000 से ज्यादा पुजारी होंगे, इतनी बड़ी नौकरी कहीं लग नहीं सकती। सबसे अगर कोई भ्रष्ट है, कोई तंत्र भ्रष्ट है तो है न्यायपालिका, कि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर जो क्षत्रिय, ये तीन ही हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं, सब के सब जो अछूत। जेएनयू में जातिवाद बड़े सातिराना ढंग से होता था, शिक्षक लोग करते थे कि कितने प्रोफेसर जेएनयू से रिटायर हो गए जो कभी अपने पूरी सर्विस पीरियड में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी को पीएचडी नहीं कराया। मेरे साथ जेएनयू के प्रोफेसर, समाज वैज्ञानिक और दुनिया भर की राजनीति को करीब से समझने वाले हैं महेंद्र प्रताप राणा जी हैं। प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा, क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हैं देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो राजनीतिक हालात हैं, और ख़ासकर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरह के हालात हैं? देखें, बहुत चीज़ तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जो भारतीय संविधान में जो प्रजातांत्रिक हमारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे जो प्रजातंत्र को चलाने के लिए, उस पे पिछले 10 सालों से मैं कहूँ कि जिस तरह से कॉलेजों पर, विश्वविद्यालयों पर जिस तरह से नकेल कसी गई है, जिस तरह से आवाज़ बंद की गई है। और मैं तो शिक्षक हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक जाना जाता था कि यह एक हमेशा एक दिशा देता है सरकार को, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जब कहते थे कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब उसके अपोजिट में मजबूत अपोजिशन होगा, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वह सरकार ये समझ रही है कि एक तरह से कहा जाए कि पूरे अपोजिशन को ख़त्म करना है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं या दूसरे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, इतना खुला माहौल, इतना मतलब बोलने बतियाने की व्यवस्था या एक आज़ादी किसी और जगह आप नहीं पाएंगे। जिस तरह का ये विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय शिक्षक और विश्वविद्यालय के छात्रों में जो एक तरह के संवाद होते थे, वो संवादहीनता, और इसको कभी भी चाहे किसी की सरकार आई हो, कांग्रेस में चाहे इंदिरा गांधी की सरकार आई हो, चाहे उसके बाद की सरकारें आई हो, कभी किसी ने जेएनयू को एक विरोधी संस्थान के तौर पे नहीं लिया। यहाँ हमेशा एक सीखने की परंपरा होती थी, चाहे जो नेता लोग आते थे, चाहे एकेडमिशियन लोग आते थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स लोग आते थे इस कैंपस में, वो सीखते थे कि कैसे यहाँ के स्टूडेंट आज़ादी के माहौल में पढ़ रहे हैं और देश को एक दिशा दे रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, 2014 के बाद से वर्तमान की सरकार जो है बीजेपी की, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो उनकी सरकार में यह मान लिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सरकार विरोधी काम करता है, जो कि नहीं है। क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कांग्रेस के समय में नहीं था? क्या कांग्रेस के समय इंदिरा गांधी, जो खुद उनके पिताजी के नाम पर विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी को आने से जेएनयू ने रोका? एक वैचारिक लड़ाई है, वो विचारों की आदान प्रदान है। विचारों में अगर प्रो पीपुल, अगर आपकी नीतियां नहीं है, एंटी पीपुल सरकार चलेगी। तो यह विश्वविद्यालय ऐसा था जहां से एक आवाज निकलती थी, जो एक आवाज पूरे देश को एक दिशा देती थी, जो जनता की आवाज होती थी, जो मजदूरा वर्ग की आवाज होती थी, जो कमेरा वर्ग की आवाज होती थी, जो गरीबों की आवाज होती थी, जो दलितों की आवाज होती थी, जो आदिवासियों के, सारे जितना बच्चे जो है या शिक्षक जितना क्लास में नहीं सीखते थे, उससे ज़्यादा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम होते थे, सेमिनार होते थे, संवाद होते थे, रात में 9 बजे के बाद, डिनर के बाद यहाँ सभा बैठकें होती थी, सारे हॉस्टलों में होती थी। लेकिन आज इस तरह का माहौल बनाया गया कि सारे हॉस्टलों की जो 9 बजे शाम के बाद, रात में डिनर के बाद जो बैठकें होती थी, वो बैठकें बंद हो गई। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार को जेएनयू से क्यों इतना दुश्मनी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से क्यों इतना दुश्मनी है। और आज स्थिति ये हो गई कि जिसमें वर्तमान की सरकार ने न्यायपालिका की मदद लिया
और न्यायपालिका के मदद से लेकर के कुछ माननीय न्यायाधीश जो कभी जेएनयू में जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा छात्र जीवन में, जिनकी खानदानों का एडमिशन नहीं होगा, वो जेएनयू के घोर विरोधी रहे होंगे। अब वही न्यायाधीश महोदय ने जो ये निर्णय दिया कि 100 मीटर की दूरी में जो चारों तरफ से प्रशासनिक भवन के, उसमें कोई आप आंदोलन नहीं कर सकते। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं तो एमएस आगवानी साहब वाइस चांसलर थे तब भी मैं रहा हूं, अब वाई के अलग साहब हुए तब भी मैं रहा हूं, उसके बाद जी के चड्ढा साहब प्रोफेसर हुए तब वाइस चांसलर तब भी मैं रहा हूं, उसके बाद आशीष दत्ता साहब हुए वाइस चांसलर तब भी मैं रहा हूं, उसके बाद जो है सपोरी साहब हुए वाइस चांसलर तब भी मैं रहा हूं। लेकिन आज तक मुझे उन वाइस चांसलरों ने कभी भी यह शिकायत छात्रों से नहीं किया कि भाई आप विरोध क्यों कर रहे हैं। वो कहते थे कि नहीं, आपकी डिमांड जायज है, हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। और वाइस चांसलर जो होते हैं शिक्षा के केंद्र में बैठे हुए जेएनयू के वाइस चांसलर एक कह दिए मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन आप जेएनयू को जैसे आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है देश में भी फासिज्म की बात हो या फंडामेंटलिज्म की बात हो या कस्टिज्म की बात हो, ये तीनों इंक्रीज हुआ है या लोग खुलकर बात था, पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लोग अब खुलकर उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं? देखें कास्टिज्म और फंडामेंटलिज्म, देखें जातिवाद चाहे कास्टिज्म ये पहले भी था, और उसमें यह था कि यह कमजोर जिसके खिलाफ होते था जातिवाद, वो थोड़ा सा असर्टिव नहीं था, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कहिए वो कमजोर रही होगी, चाहे शैक्षणिक स्थिति कमजोर रही होगी, उसके बाद वो असर्टिव अपने अधिकारों के प्रति, चाहे बाबा साहब को पढ़ा होगा, चाहे फूले को पढ़ा, चाहे सावित्रीबाई फूले को पढ़ा, चाहे पेरियार को पढ़ा, चाहे ईवी रामास्वामी पेरियार को पढ़ा, चाहे ललई सिंह यादव को पढ़ा, चाहे रामस्वरूप वर्मा को पढ़ा, चाहे जो है तमाम समाज सुधारक जो रहे हैं, चाहे क्या बोलते हैं गुरु रविदास को पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद से जो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, जो इनके अंदर चेतना जागी है कि नहीं, हम भी तो मनुष्य हैं, हमारे ऊपर जाति पर आधारित शोषण या जाति पर आधारित भेदभाव या जातिवाद हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये उनकी तरफ से हुआ, होने के लिए पहले भी होता था। मैं कहूं कि इस तरह से होता था, मैं जेएनयू को भी कह दूंगा, जेएनयू में जातिवाद बड़े सातिराना ढंग से होता था, शिक्षक लोग करते थे। और यह इतिहास बहुत अच्छा एक अध्ययन होगा कि इस पे कंडक्ट कराया जाए एक रिसर्च कि कितने प्रोफेसर जेएनयू से रिटायर हो गए जो कभी अपने पूरी शैक्षणिक जीवन में, पूरे अपने सर्विस पीरियड में एक भी एससी एसटी ओबीसी को पीएचडी नहीं कराया। करते क्या थे, एमफिल पे उनको जो एडमिशन, बेचारा गांव घर का लड़का आया, एडमिशन हो गया, और उसको एमफिल के एग्जाम में ही उसको सी माइनस सबको ग्रेड दे देते थे, जो कि एमफिल एग्जाम में उसको 5.5 यानी कह लीजिए कि 55% जरूरी होता था पीएचडी में एडमिशन करने। ये लेफ्टिस्ट 7 प्रोफेसर भी हो सकते थे, ये सभी होते थे। मैं तो यहां ये कहूंगा कि लेफ्टिस्टों के बारे में, आज लेफ्टिस्टों का पतन क्यों हुआ? वो जो कहा जाता है ना, दे आर ग्रीन स्नैक्स इन ग्रीन ग्रास, लेफ्टिस्ट के बारे में, दे आर ग्रीन स्नैक्स इन ग्रीन ग्रास, you can see them but you cannot identify them whether they are your enemy or your friend। वो हरे घास में हरे सांप है, जिनको आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं या आपके दुश्मन, और वो वही करते थे। मैं कह रहा हूं कि राज्य प्रायोजित, राज्य के उसमें एक ही राज्य है, वो है बंगाल, जहां काली पूजा राज्य के नेतृत्व में प्रायोजित ढंग से चलती है, उनका बिल्कुल वही, और वहां से चलते हैं। मैं कह रहा हूं मार्क्स बहुत अच्छा उनका सिद्धांत था, उनका दर्शन बहुत अच्छा था, वर्ग संघर्ष बहुत अच्छा था, उनके जो वर्ग की चेतना बहुत अच्छी थी। लेकिन यहां का जो कार्ल मार्क्स को मानने वाला है, यहां वामपंथ का मानने वाला था, मन से वो ब्राह्मण था, अंदरूनी तौर से कास्टिस्ट था, ऊपर से वो मार्क्सिज्म वामपंथ की फिलॉसफी पढ़ाता था। और इसी को चलते बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, जब मैं जेएनयू में छात्र संघ में छात्र के रूप में एडमिशन लिया, जब मेरा प्रवेश हुआ, तो उस समय क्या हुआ, मेरे जेब में एक पर्ची डाल दी गई कि आप एआईएसएफ के मेंबर हैं। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, अब पता नहीं ये कहां से मेरे दिमाग में यह बात आ गई। मैंने कहा मेरा काम केवल झंडा उठाने का है, मेरा काम मार्च ऑन करने का ना,
नेतृत्व करने की भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं नेतृत्व भी करना चाह रहा हूं, मुझे टिकट चाहिए। रिफ्यूज किया गया। हम 5 लोग इकट्ठा हुए, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट बनाए। 91 की बात बता रहा हूं आपसे। अब बहुजन स्टूडेंट फ्रंट में 4 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं और 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ने के बाद उस समय वामपंथ हारा है। हम लोग 800 से ऊपर पहले ही लोग या छात्र संघ चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीता था। और मैं इस बात को मान के चलता हूं, वामपंथ का मैं बिल्कुल दर्शन में सिद्धांत बहुत बढ़िया, लेकिन आदमी वो कहते हैं ना कि खुले दुश्मन है वो। बाबा साहब ने कहा है कि आई एग्री विथ लेफ्टिज्म बट आई डोंट एग्री विथ इंडियन लेफ्टिस्ट। मतलब मैं लेफ्टिज्म से सहमत हूं, लेकिन इंडियन लेफ्टिस्ट जो हैं वो जाति से अलग नहीं हो पाते हैं। यही चीज तो मैं भी कह रहा हूं कि बाबा साहब की ही बातों को मैं कह रहा हूं। अच्छा, ये वामपंथ जो है फंडामेंट, लेकिन ये चीज आप पूरी दुनिया में बढ़ी है इस तरफ, जो फंडामेंटलिज्म है। आप अभी इजराइल, फिलिस्तीन, अभी आप ट्रंप देख लीजिए। ठीक है। तो 21वीं सदी में क्या पूरी दुनिया में फंडामेंटलिज्म जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको लेकर लोग ज्यादा और एग्रेसिव हो रहे हैं? देखें, 2 चीज है इसको। जिस तरह से हमारे यहाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। जब शोषण बढ़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, उत्पीड़न बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा, तो वहां से फंडामेंटलिज्म भी बढ़ता है, वहां से आतंकवाद भी बढ़ता है। हम लोग जैसे इजराइल की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, हम लोग तमाम ईरान इराक संघर्ष की बात कर रहे हैं, हम तमाम से। मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में जो हम पश्चिम एशिया की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात, तमाम मुल्क जो यूरोपियन देश ज्यूज समस्या से परेशान थे। ज्यूज जो उनका जो हो रहा था कि एकदम कंसंट्रेशन, जैसे न्यूयॉर्क में हुआ, वॉशिंगटन में, तो उन लोगों ने उस जमाने में ज्यूज के लिए क्या किया कि एक स्थान ढूंढने की कोशिश की जो कहां हो सकता है, कहां उनको मैदान मिल सकता, कहां जगह मिल सकती है, जो आज इजराइल है। और इजराइल जो है, जो 1948 में बना है, वो बेसिकली जो है फिलिस्तीन के जमीन पे है। आज भी आप देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी धर्मों के हैं, सभी जातियों के, सभी, यही इसका सर्वधर्म समभाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में भी कहा। यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का वर्ग भेद, जाति भेद, शोषण, जब आदमी को आप एक सीमा तक दौड़ा सकते हैं, एक सीमा के बाद वो भी आपसे प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, वही प्रतिकार करेगा, वो भी रिटेलिएट करेगा, और यहीं से फिर आतंकवाद कह लीजिए, यहीं से नस्लवाद कह लीजिए, यहीं से जाति संघर्ष कह लीजिए। यहां तो वर्ग संघर्ष नहीं है, जाति संघर्ष होते हैं। और संघर्ष में कभी भी ये चीजें राज्य प्रायोजित जो हमारे यहां हो रही है, जितने भी शेड्यूल कास्ट के आंदोलन हुए, जितने भी शेड्यूल ट्राइब के आंदोलन, जितने भी ओबीसी के आंदोलन हुए, उस आंदोलन को बड़े ही सुनियोजित ढंग से, राज्य प्रायोजित ढंग से उनको दबाया गया, सप्रेस किया गया। मैं आज भी एक चीज बड़ी मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि जब हम लोग कहते हैं, और मैं बड़े दस्तावेजों के साथ मैं बोलता हूं, बड़े खुल के बोल रहा हूं, कि जब हम लोग कहते हैं कि आज हमारी जो है बहुत ही, हमने जो हिंदू धर्म पराकाष्ठा पर, हिंदू धर्म पराकाष्ठा पर, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू राष्ट्रपति हो गए, हिंदू प्रधानमंत्री हो गए, हिंदू सब कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एक आध मुसलमान को छोड़ दीजिए, बाकी तो सब वही है। धर्म खतरे में कहां है? दूसरी चीज, मैं एक बहुत मजेदार आज बात आपसे कहने जा रहा हूं। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। ये पूरी मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने में, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहीं पर भी ये जो है मोदी जी पिछड़े वर्ग नहीं। यह छानबीन का विषय है, यह विवेचना का विषय है। अभी तक तो उनके डिग्री पर लोग उंगली उठाते थे, मैं उनके पिछड़ा होने पर वो कर रहा हूं, और वो सरासर झूठ बोलते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग हूं। और हिंदू की जब बात करते हैं तो मैं बहुत कैटेगरिकल, बहुत स्पष्ट मान के चलता हूं, और मेरी मान्यता है कि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, जो क्षत्रिय, ये 3 ही हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं। सब के सब जो मतलब इनका मतलब हिंदू धर्म पर इनका वो है, मतलब ज्यादा इंपैक्ट है, असर है, इनके कंट्रोल में धर्म, यही तीनों कंट्रोल कर रहे हैं पूरे धर्म को।
और धर्म से मैं कह रहा हूं जब, तो आपको बड़े अच्छे अच्छे मतलब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में पूरे भारतवर्ष में 41 लाख, ये आपके सामने रख रहा हूं पूरा आंकड़ा, 41,30,136 मंदिर है पूरे देश में, और जिसमें पूरे पुजारियों की संख्या जो हो रही है वो 3,71,00,000 से ऊपर की हो रही पुजारी। मैं कह रहा हूं और मांग है मेरी, और इस चुनाव में यह मुद्दा हम लोग बनाएंगे कि कम से कम मंदिरों में आरक्षण होना चाहिए। 50-52%, जो भी 52% पिछड़े पुजारी होने चाहिए। उसी में जब ये बनेंगे 1,71,00,000 से ज्यादा पुजारी होंगे, इतनी बड़ी नौकरी कहीं लग नहीं सकती। 67 लाख से ऊपर जो है पुजारी बनेंगे शेड्यूल कास्ट से, इससे बड़ी नौकरी कहीं लग नहीं सकती। 37 लाख से ऊपर पुजारी बनेंगे, इससे बड़ी कहीं नौकरी लग नहीं सकती। अब आपको जो थोड़ी सी उसकी इनकम का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने कितने मंदिरों से, हिंदू मंदिरों से जो इनकम होती है। बड़ी मजेदार अध्ययन, और मेरी मैं कहूंगा कि मेरा अध्ययन है, ये मैं शोध करते 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 पिछले 4 सालों से मैंने लिखा और निकाला हूं, तो मुझे मिला है कि इनकी जो है पूरे के पूरे 2011 की जनगणना से प्रति माह इनकी जो है 17 अरब 20 लाख इनकी 17.892 मिलियन इनकी जो प्रतिदिन की कमाई है। प्रतिदिन या सालाना? प्रतिदिन। अभी सालाना पर बाद में आ रहा हूं, ये प्रतिदिन की बात है। उसके बाद ये गांवों से, उसके बाद नगरों से आइए, नगरों से एक महीने की है 14 खरब 17 अरब 40 लाख, इतना यानी 21,04,704 मिलियन हो रही है। ये नगरों से हो रही है इनकम, प्रतिवर्ष है। अब उसके बाद ये तीनों को जोड़ते चले जाएंगे जब, तो ये आ रहा है ये 377 मिलियन जो है 317 मिलियन प्रतिदिन की कमाई इतने से हो रही है। अब ये सारी चीजों को मैं कह रहा हूं, इतनी बढ़िया नौकरी कहां मिलेगी भाई? 1,77,71,72 अगर बैकवर्ड पुजारी हो जाए, मैं तो आपसे माध्यम से कहूंगा कि या तो हिंदू हम उसी शर्त पे हैं जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा उनके मंदिरों पे पुजारियों का, हिंदू हम उसी शर्त पे मानेंगे अपने आप को जब हमें उनकी जो कमाई हो रही उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। नहीं तो हमारा धर्म भी था, हमारा झंडा भी था, हमारा डंडा भी था। आदि इनसे पहले जातीय जनगणना इसका सलूशन है, और जातीय जनगणना तो बहुत अच्छा, इसका एकदम यही एक सलूशन है। और मैं कहूंगा कि उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1999 में और 2000 में एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट जारी किया। 1999 और 2000 में एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आती है उसमें यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में अति पिछड़ों की जनसंख्या जो है 35%, जबकि ये जाति पर आधारित जनगणना नहीं हो रही थी। इनके पास, एनएसएसओ के पास ये डेटा कहां से आ गया? फिर उसके बाद 2000 से 2005 तक फिर वही एनएसएसओ रिपोर्ट देता है कि 5 सालों में पिछड़े वर्गों की आबादी में 6% की वृद्धि हो गई। यानी हम मान लेते हैं 2000 से 2005 तक, 1999 से ये 35 और 6 41%। अब प्रति 5 वर्ष हम वही रेशियो लगा रहे हैं, उन्हीं का, सरकार का ही, कि एक साल में जब 6%, तो 2000 से 2005 तक 6%, 2005 से 2010 तक 6%, 2010 से 2015 तक 6%, 2015 से 2020 तक 6%। यानी टोटल जब आप चारों साल की 1920 तक कर लेते हैं तो यह आबादी आपकी आती है 18%। इधर से आप 35, जरा उधर से जोड़िए तो देखिए 41 और 18 59% बैकवर्ड क्लास की आबादी होती है। अब मैं ये नहीं समझ में आता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो जनगणना होती है, और लेकिन बैकवर्ड की जनगणना कराने में आखिर आपत्ति क्या है भारत सरकार को, जितने लोग भी हैं। अब मैं एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है कि 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 15.5%
अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है 7.5%। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी ये कह रहे हैं 16.6%, अनुसूचित जनजाति की आबादी हो गई 8.6%, यानी सब में 1% से कम की वृद्धि हो रही है। और शेड्यूल ट्राइब के बैकवर्ड क्लास की आप कह रहे हैं कि 35-36%, जबकि ये आंकड़े आपके बता रहे हैं कि ये आबादी 59% हो गई है। तो अगर मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर यह देश में शेड्यूल कास्ट की आबादी नहीं बढ़ी, पिछड़े वर्ग की आबादी नहीं बढ़ी, अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं बढ़ी, तो देश की आबादी 2021-22 में 141 करोड़ कैसे हो रही है? किसकी आबादी बढ़ रही है? ये प्रश्न है पूरे भारत सरकार के सामने, मोदी जी के सामने। इससे तो जातिवाद बढ़ेगा। टीवी अखबार और हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इस बात को जातिवाद था ही कब नहीं था। अगर वो कहें तो साम्राज्यवाद है, हम कहें तो जातिवाद है। यह देश भारतवर्ष जातियों का देश है, यह जाति ही है इस देश की सच्चाई है। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड अपनी पहचान छिपाता है, और शेड्यूल कास्ट जिस दिन गला खोल करके दिल से बोलना शुरू कर दे कि मैं धोबी हूं, पासी हूं, वाल्मीकि हूं, जो भी हूं, आधी 99% समस्या सामने का दुश्मन अपने आप मान जाएगा कि नहीं, अभी लोग असर्ट कर रहे हैं। दूसरी, पिछड़ी वर्ग, चाहे जो पिछड़ा वर्ग में, चाहे वो राजभर हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पाल गडेरिया हो, चाहे निषाद हो, चाहे सैनी हो, चाहे जितने भी हैं, ये सारी बिरादरियां अपने आप को हिंदू धर्म की जो ठेकेदार समझती हैं, और समझती हैं, ये गलतफहमी के शिकार है। हिंदू धर्म में उनका कहीं कोई जगह नहीं। वो कहते हैं ना, इट इज बेटर टू बिकम हेड ऑफ द कैट रादर देन बिकमिंग टेल ऑफ द लायन, कि बिल्ली का। तो किसी को जाति के आधार पर मंदिर में जाने से नहीं रोका जा रहा है ना? बिल्कुल रोका जा रहा है। अरे राष्ट्रपति से बड़ा आदमी कौन हो सकता है? यही रामनाथ कोविंद जो आज एक वन नेशन वन इलेक्शन के जो नेता बने, उनको शर्म नहीं आती है रामनाथ कोविंद जैसे? वो इस बात को कहता, मंदिर पे जाता, सीढ़ियों पर रोक देते हैं सब पुजारी। यह तो राष्ट्रपति है, उसको कैसे हिम्मत पड़ गई, किसी ने रोक लिया? जब उनको रोक लिया। दूसरी चीज, छिपा के लोग जाते हैं, हम गर्दन बांध करके वहीं कह दे, हम दरवाजे पर खड़ा होकर, धोबी जा रहा है अंदर, पासी जा रहा है अंदर, वाल्मीकि देखिए को न जाने देंगे। ये छिपा करके कपड़ा लत्ता देख करके थोड़ा ही पता पाएगा कि शेड्यूल कास्ट है कि कौन। हिंदू धर्म में समरसता तो आई है, समरसता कहीं नहीं आई है। समरसता तब मैं मानूंगा कि जब वो खुद कहे कि नहीं, ये मंदिर है, यहां 5 पुजारी बैठते हैं, यहां पर एक एससी का होगा, एक एसटी का होगा, एक ओबीसी का होगा, एक पंडित जी होगा। उस दूसरी चीज, जो कर्मकांड की शिक्षा लेगा, धर्म कर्म की शिक्षा लेगा, वही पुजारी बनेगा ना भाई। कर्मकांड की शिक्षा, मैं तो कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है कि मेरे देवी देवता हिंदू धर्म में जो मेरी सुरक्षा करते हैं, वो गारंटी लेते हैं कि आप सुरक्षित होंगे एकदम, बिल्कुल आपकी जिंदगी, वो खुद सुरक्षित नहीं। कहीं से वैज्ञानिकता पर आधारित तो होनी चाहिए कोई बात। मैं कहता हूं तथागत बुद्ध भी आए, जिसके फॉलोअर्स सभी के सभी बाबा साहेब से लेकर सब, उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र की बात तो नहीं कही, सबकी समानता की बात कही। लेकिन आप अपने धर्म को, आप जिसको मानते हैं उसके प्रेफर बोले, लेकिन आप दूसरे का अपमान भी तो नहीं करेंगे। किसी का मैं अपमान तो या तो ये कहिए कि जो है केवल हिंदू धर्म में ब्राह्मण बनिया, क्षत्रिय का धर्म है, दलित का धर्म नहीं है, पिछड़ों का धर्म नहीं। और मैं यहां पर एक बहुत ही मजेदार चीजें और भी कह रहा, इतना ही नहीं हो रहा, यहां तक यह बातें हो रही इस धर्म में। एक कहते हैं ललई सिंह यादव को कोई पढ़े, कोई जो है रामस्वरूप वर्मा को पढ़े। वो लोग क्यों कहते हैं कि जितना जल्दी हो पिछड़ी जातियां, अछूत जातियां, जितनी भी जातियां, वो धर्म का लबादा छोड़ करके धर्म से दूर भागें। धर्म एक अफीम है जिसमें जिसको घोल के पिला दी गई, वो उसके ऊपर चढ़ा रहता है। और उसको जहां धर्म से हटा, जहां वो बाबा साहब के बारे में पढ़ना शुरू किया, जहां वो छत्रपति साहू के क्रांतिकारी इतिहास को पढ़ना शुरू किया, जहां उसने जो है फूले को पढ़ना शुरू किया, जहां उसने जो है सावित्रीबाई फूले को पढ़ना शुरू किया, जहां उसने फातिमा शेख को पढ़ना हुआ, जहां उसने वीर अब्दुल हमीद को पढ़ना शुरू किया, तब उसको लगता है कि समाज में गैर बराबरी। तो इसी तरह से जिस दिन से समाज संविधान की तरफ अपना ध्यान कर ले, जिस दिन से समाज यह किताब को लेकर के अपने पढ़ना शुरू कर दे कि यह मेरे अधिकार हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उस दिन से उसको ये बहुजन स्वराज अभियान 900 से ज्यादा आरटीआई सूचना के अधिकार से मांगे गए प्राप्त जानकारियों का संग्रह है। और ये 200 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार है, जिसमें
न्यायपालिका से लेकर के मंदिरों के कितने भारतवर्ष में मंदिर हैं, कितने मंदिरों में पुजारी हैं, मंदिरों की इनकम कितनी है, ये सारे के सारे एक एक आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, जितने भी मैं देख रहा हूं, बार बार इस बात को मैं कभी कभी मैं कहता हूं कि न्यायपालिका की जब हम लोग बात करते हैं तो न्यायपालिका सबसे अगर कोई भ्रष्ट है, कोई तंत्र भ्रष्ट है तो वह न्यायपालिका है। और इस बात में मुझे कहने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि आप देख लीजिए, यह न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का यह चरित्र है। आज तक इसमें कभी भी एक मुस्लिम को रख लेंगे नाम कहीं से और दूसरा कर लेंगे। आजकल तो खैर एक दलित हैं भी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में 38 जज होने चाहिए, हमेशा 34 होते हैं। दूसरा अभी जो है यह, उसमें एक मुस्लिम है, अनुसूचित जाति का उस समय कोई नहीं था, लेकिन इस समय एक आ गए हैं जो कौन है, क्या नाम है, गवई साहब, सामान्य वर्ग के 25 जज, ये न्यायपालिका का हमारे। इसी तरह से पूरे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, सारे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के नाम सहित लिस्ट पूरे लगी हुई है। ये देखिए, पूरे देश में 25 उच्च न्यायालयों में 1098 स्वीकृत पद है, ये आपके सामने रिकॉर्ड है और मैं ये छप रहा है पूरी। उसमें 829 जज अस्थायी से सेवारत हैं, 264 अतिरिक्त न्यायाधीश के स्वीकृत पद हैं। 25 उच्च न्यायालयों में कुल 411 पद यानी 38 पद खाली बैठे। 25 उच्च न्यायालयों में न्याय व्यवस्था करेंगे, 38%, हाँ 38% खाली। 25 उच्च न्यायालय में कुल 829 न्यायाधीशों में केवल 829 में केवल मैं वही कह रहा हूं सर, क्या इन सब प्रॉब्लम का सलूशन जाति जनगणना है? बिल्कुल है, बिल्कुल। कम से कम वो इस बारे में समझें तो समाज के लोगों को पहले कहते हैं ना कि उसको एहसास दिलाइए कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व कहां है। जब एक बड़े गांव के भाषा में, बड़ी टूटी फूटी भाषा में कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक मां उसको दूध भी नहीं पिलाती है। जब आप जानेंगे समस्या, जब अपना हमें पता चल गया कि मेरे शरीर के इस भाग में यह रोग है, तब ना मैं उपचार करूंगा। पहले तो यह पता चल जाए कि मेरी जनसंख्या कितनी है, तब एक तुलनात्मक अध्ययन होगा और उस तुलनात्मक अध्ययन में पूरी तरह यह बातें स्पष्ट होकर के आएंगी कि भाई यह अध्ययन इतना रहा, इतना रहा। अब आपको मैं एक और भी दे रहा हूं कि जो अभी बिहार की जनगणना हुई है, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही वैज्ञानिक काम हुआ। मैं बधाई देता हूं इसमें, क्या नाम है, क्या नाम है इनको, माननीय नीतीश कुमार को, ये बधाई के पात्र। और दूसरी चीज, आजकल जो इसमें आया है कि यादव 14% है बिहार में, जो अभी 2023 में जनगणना हुई। राजपूत 3.45% है। भूमिहार कितने हैं? 2.86% है। पिछड़ा वर्ग 27.12% है। अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68%। पिछड़ा वर्ग 73%। उसके बाद हिंदू जिसको कहते हैं, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय, ये 15.52 यानी 16%। इसमें सवर्ण मुस्लिम भी शामिल है। हाँ, उसमें कुछ हैं, 10% की संख्या ब्राह्मण। हाँ, इसमें कुछ हैं जो पठान सैयद से और राजपूत। हाँ, उसके में ये भी जोड़ दीजिए मुसहर समाज जो है, तो ये पिछड़ा एससी की आबादी जो पहुंच रही है करीब करीब जो 19 से 22-23%। यानी इतना बड़ा आंख खोलने वाला डेटा तैयार हुआ है कि जिसके आधार पर यह पूरे देश में यह चलेगा कि कम से कम जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और जब 24 सितंबर को कांग्रेस की एक बैठक में जो उसमें थी, क्या नाम है, जवाहर भवन में, उसमें मैंने इस बात को कहा है बड़े खुल के कि कम से कम मैं एक बात को स्पष्ट करके बोलता हूं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, मुझे कहीं से कोई अंतर दोनों में नहीं है। मैं स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई मुझे गुरेज नहीं है कहने। लेकिन और अब जो है कांग्रेस ने बात को, चाहे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो दलित हैं, जो इस बात के लिए तैयार हैं कि बदलाव तो जरूरी, या चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो जो इस बात को ले कि जातीय जनगणना इन सब मुद्दों का सलूशन है। बिल्कुल जातीय जनगणना ही सलूशन है, क्योंकि पहले तो जातियों का पता चल जाए कि पिछड़ा वर्ग 52% है कि 55% है कि 56%। उसके बाद अगली लड़ाई होगी। इतनी आसान नहीं है शंभू भाई,
इसमें तो अगली लड़ाई ये होगी कि संसाधन अब इतने हैं, जो पूरे देश की संपदा है, संसाधन है, उस पे केवल 25-26 परिवारों का कब्जा। तो प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जी जेएनयू में प्रोफेसर है, उन्होंने किताब लिखी है बहुजन स्वराज घोषणा पत्र 2004, और बाकायदा देखिए वो धर्म को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उनका निजी विचार है। सवाल तो है कि जो हिंदू वर्ग है, जो हिंदू समाज है, जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है, वो सवाल पूछ रहा है कि वो पैसा भगवान के यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो पैसा किसके पैकेट में जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं, हिंदू समाज की तरफ से ये सवाल उठ रहा है। सवाल है कि SC ST OBC के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कितना है। जो तमिलनाडु की सरकार जो है वहाँ SC ST OBC के लोगों को मंदिरों में जगह दे रही है। तो तमाम हिस्सेदारी के सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारी कोई मंशा नहीं है, आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, उससे हमारी कोई मंशा नहीं है कि आपके धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाए। सवाल है कि जो चढ़ावा जा रहा है, वो उन्होंने किताब लिखी है, उसमें आंकड़ा दिया है कि किस धर्म के मंदिरों में, हिंदू धर्म के मंदिरों में कितनी आय हो रही है। जेएनयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब लिखी है, आप चाहें तो बहुजन स्वराज घोषणा पत्र 2024 को पढ़ भी सकते हैं। तो जाति जनगणना उन तमाम मुद्दों को जन्म दे रहा है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि ज़मीन किसके पास है, नौकरियां किन के पास है, बिजनेस किन के पास है, स्पोर्ट्स में कौन है, मीडिया में कौन है, जुडिशरी में कौन है, यूनिवर्सिटी में कौन है, और धर्म के जो मंदिर हैं उन पर किनका एक अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब जो पावर सेंटर्स है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, वहाँ SC ST OBC के जो इस देश की जो 85% आबादी है वो अपनी भागीदारी का सवाल पूछ रही है, और उसी को प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा जो है उसी सवाल को उठा रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।